सबके घरों में झांकने वाली सास। उर्मिला सुबह सुबह कमला के घर के बाहर कान लगाकर खड़ी थी। अंदर कमला अपनी बहू नेहा से कह रही थी, सुन बहू, आजकल मोहल्ले के अंदर चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए दरवाजे को अच्छे से बंद करके रखना। मैं 10-15 दिनों में गांव से आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें ही घर को बहुत अच्छे से संभालना है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी अगर मैंने घर का अच्छे से ध्यान नहीं भी रखा तो सामने वाली उर्मिला आंटी है ना, उन्हें तो दूसरों के घरों में झांकने की आदत है। मुझसे ज्यादा तो घर का ध्यान वही रख लेंगी। हाँ, आखिर वो हमारे मोहल्ले की चलते फिरते न्यूज रिपोर्टर जो है, उसको सब लोगों के घरों की खबर होती है कि किसके घर में क्या चल रहा है। तभी तो जब से तेरे से लड़ाई हो जाती है मेरी, तो मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके तुझसे लड़ती हूँ। लेकिन फिर भी क्या फायदा माँ जी, हमारे झगड़े की सारी खबर उन तक पहुँच ही जाती है और थोड़ी ही देर में वो मिर्च मसाला लगाकर उसे पूरे मोहल्ले वालों तक पहुँचा देती है। नेहा और कमला ऐसे ही बातें कर रही होती हैं और उसके बाद कमला गांव चली जाती है। उर्मिला भी घर जाकर ये बात अपनी बहुओं को बताती है तो उसकी दोनों बहुएं रजनी और चंचल उससे कहती है, माँ जी, कमला आंटी गांव जाए या फिर विदेश की टिकट करवाकर विदेश चली जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको दूसरों के घरों में झांकने की क्या जरूरत है। हाँ माँ जी, कुछ दिनों पहले सब्जी वाला भी कह रहा था कि हमें दूसरों के घरों में झांकने वाली सास मिली है। भला ऐसे सुनने में अच्छा लगता है क्या। देखो बाबा, तुम दोनों तो मॉडर्न जमाने की हो। तुम्हारे जमाने में तो ये टीवी, नेटफ्लिक्स सब आ गए हैं। मैं पुराने जमाने की हूँ। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूसरों के घरों में जाकर खबरें लेते थे और अपना मनोरंजन करते थे। फिर तो माँ जी, आप पिछले जन्म में जरूर कबूतर रही होंगी, जो कि दूसरे घरों की मुंडेर पर बैठकर उनकी सारी खबरें लेता होगा और उसके बाद सभी लोगों को बता देता होगा। बदतमीज, तुम लोगों को थोड़ी छूट क्या दे दी। अपनी सास से बात करने का कोई तरीका ही भूल गई हो। जाओ अपना काम करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रात करीब 11 बजे उनके घर के सामने रहने वाले मिस्टर शर्मा थोड़ी दूर रहने वाली डाइवोर्सी मिसेस अय्यर से गली के चौराहे पर चुपके से मिल रहे होते हैं। तभी उर्मिला बालकनी में उन्हें मिलते हुए देख लेती है। ये मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर आधी रात को ऐसे गली के कोने में क्यों मिल रहे हैं, मुझे जाकर देखना होगा। अब उर्मिला बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर की बातें सुनने के लिए चुपके से उनके करीब चली जाती है और दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। अरे मैं तो अपने बीवी से परेशान हो गया हूँ। अरे अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। मैं तो तुम्हारे साथ उम्र भर मसाला डोसा और इडली खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने भी अपने पति को डाइवोर्स दे दी है। अब तो एलिमनी में मुझे ये घर भी मिल गया है, पर मैं जानती हूँ कि अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो तुमसे सारे पैसे हड़प लेगी। चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। अरे तो ठीक है, कल रात को ठीक 12 बजे मुझे यहीं मिलना। हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे। वैसे तुमने अपना घर तो बेच दिया है ना? है? हाँ, मैं अपना घर बेच देती हूँ और तुम भी सारे फंड्स लेकर मेरे पास आ जाना। हम दोनों कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मसाला डोसा बनाकर खिलाएगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और उर्मिला ये सारी बातें सुन लेती है। अब जब वो घर आती है तो उसे रात भर बेचैनी में नींद नहीं आती और सुबह जब उसकी दोनों बहुएं उसे देखती हैं तो उर्मिला की आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी। रजनी और चंचल जो उसके लिए चाय लेकर आई थी, उससे पूछने लगी, क्या बात हो गई है माँ जी, आप पूरी रात सोई नहीं है क्या? आपकी आंखों की सूजन बता रही है। माँ जी सच बताइए, आपने फिर से किसी और के घर में झंकना शुरू कर दिया ना? आपके पेट में कोई बात पच नहीं रही, तभी तो आप इतनी परेशान हैं। अब उर्मिला भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहुओं को सब कुछ बता देती है। पहले तो दोनों बहुओं को यकीन नहीं आता और फिर बड़ी बहू रजनी गुस्से में कहती है, आपको दूसरों के लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? दूसरों के घरों में चाहे बीवी भागे या पति, हमें क्या फर्क पड़ता है? रजनी दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो जैसे भी है हमारे पड़ोसी है और मिसेस शर्मा दिल की बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी बेटी की शादी में उन्होंने हमारे सामने होते हुए भी हमें शादी का कार्ड तक नहीं दिया और बाद में बहाना बना दिया कि वो कार्ड देना भूल गई थी। देखो, उनके पति सारे पैसे लेकर आज रात 12 बजे फरार होने वाले हैं। वो जैसे भी हैं, एक औरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी अगर तुम दोनों मना करोगी कि इससे बदनामी होगी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। उर्मिला ये बोलकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसने सोचा था कि अगर वो ये बात किसी को भी बताएगी तो फिर से
सब उस पर झांकने वाली औरत होने का इल्जाम लगाएंगे। उसने अपने पेट में ये बात बचा ली। वहीं जब रात को खाना बनाते समय रजनी और चंचल आपस में बातें कर रही थी तो चंचल ने कहा, दीदी, पूरे मोहल्ले और आसपास की गलियों में भी हमारी सास की बहुत बदनामी है। अगर हम किसी को भी सीधे जाकर बताएंगे कि मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर का चक्कर है तो वो यकीन नहीं करेंगे कि वो भागने वाले हैं। हमारा कोई यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उन्हें भागते हुए रंगे हाथों पकड़वा देंगे तब तो सब हमारा यकीन करेंगे ना, और हो सकता है कि इससे हमारी सास की खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाए। अब क्या था, दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं। जैसे ही रात के समय मिस्टर शर्मा मिसेस अय्यर के साथ गली के चौराहे पर मिलते हैं, तभी रजनी और चंचल खिड़की से जोर जोर से थाली और चम्मच बजाने लगती हैं। अचानक हुई इस आवाज से मिस्टर शर्मा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये फिर से लॉकडाउन के पुराने दिन वापस आ गए क्या है? अरे आधी रात के समय ये प्लेट और चम्मच कौन बजा रहा है? थोड़ी ही देर में मोहल्ले के सभी घरों की लाइटें जल जाती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर को गली में रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तभी रजनी, चंचल, उर्मिला और श्रीमती शर्मा भी भीड़ से निकलकर बाहर आती हैं। अजी, आप इतनी रात को मिसेज अय्यर के साथ गली में क्या कर रहे हैं? और आपके हाथ में ये बड़ा सा बैग कैसा है? आंटी, आपके पति आज रात को मिसेस अय्यर के साथ भागने वाले थे। हमारी माँ जी ने कल ही इन्हें बात करते हुए सुन लिया था। हमने सोचा कि आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा देते हैं। अयो, अरे रामा रामा, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। लगता है इस घर के झांकने वाली सास की बहुओं को भी यही बीमारी लग गई है, इसलिए अभी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर दिया है। आंटी जी, जब रंगे हाथों पकड़े जाओ तो झूठ भी एक हद तक बोलना चाहिए। आंटी, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो आप मिस्टर शर्मा और मिसेस अय्यर का बैग चेक कर लीजिए। आपको खुद ही अपनी आंखों पर सारा यकीन आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपना बैग नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनल बैग है भाई। मैं अपना बैग सब लोगों के सामने क्यों दिखाऊं? इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान हो सकता है। आपको तो मैं अभी बताती हूँ कि आप कौन सा पर्सनल सामान लेकर जा रहे हैं। जब कल आपने तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया था, मैं तो तभी समझ गई थी। और फिर उर्मिला के पास जाकर बोली, उर्मिला, वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारी बुराई करती हूँ। मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरों के घरों में ताक-झाक करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आज तुमने ये सब कुछ ना बताया होता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बहन, मैंने इस मोहल्ले को हमेशा अपने परिवार की तरह समझा है, इसीलिए किसके घर में क्या चल रहा होता है मुझे वो सब जानना अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में पैसों की तंगी होती है तो मैं चुपके से उसके घर के दरवाजे पर पैसे रखाती हूँ। किसी का कुछ खाने का मन करता है तो मैं अपनी बहुओं से वो खाना बनवाकर उसके घर भिजवा देती हूँ। मुझे बस इसमें अपनापन लगता है, भले ही ये दुनिया मुझे चुगली करने वाली कहे। अरे माँ जी, आप ये सब कुछ इस नेक इरादे से करती थी? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था और हम बेकार में ही गलत सोचते रहे। और मेरा आंटी जी, मुझे माफ कर देना। कुछ दिनों पहले जब मेरी सास गांव जा रही थी तो मैंने भी आपकी बहुत बुराई की थी, पर आज समझ में आया कि आप मेरी सास के जाने के बाद हमारे घर के आसपास इसलिए मंडराती थी ताकि अकेले मुझे कोई परेशानी न हो। एक झटके में उर्मिला का साफ और नेक चरित्र पूरे मोहल्ले के सामने आ जाता है। हर कोई ये समझ जाता है कि उर्मिला को दूसरों के घरों में झांककर उनका मजाक उड़ाने की आदत नहीं थी, बल्कि उनकी मदद करने और उनके साथ देने की आदत थी। और आज इसी आदत ने मिसेस शर्मा की पूरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया, सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है, आज इसकी सब्जी बन जाएगी।
कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माता जी है? एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी, सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है। अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो। ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माता जी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं, बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी, जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माता जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में।
अरे अरे माता जी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम। ये लो कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है। अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया। Thanks for watching.